पंचनद शोध संस्थान पटियाला की ओर से आयोजित इस कोरोना काल के स्पेशल वेबिनार के अंदर आए हुए सभी सज्जनों का, अतिथियों का और पंचायत के सदस्यों का मैं पटियाला की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता आत्मनिर्भर एवं आत्मसमर्थ भारत के विषय पर बोलने वाले श्री इंद्रेश जी होंगे और इसके साथ ही हमारे साथ जो अन्य जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर अरुण मेहरा जी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से, श्री मनदीप अग्रवाल जी, डॉक्टर रामराज गुप्ता पंजाब यूनिवर्सिटी, श्री दक्ष खन्ना जी और तकनीकी रूप से सहायक श्री प्रदीप तिवारी जी, ये हमारे आज के मुख्य सहयोगी हैं। और इसके साथ ही वो सभी लोग जिन्होंने इस पंचनद के इस आज वेबिनार कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने का वो किया है, संकल्प किया है, उन सभी का मैं पटियाला शाखा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री इंद्रेश जी, इनका सभी आप अच्छी तरह से बहुत परिचित ही हैं, लेकिन फिर भी मैं एक संक्षिप्त परिचय ही देता हूँ कि इन्होंने बीटेक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से बीटेक की थी 1970 में, और ये उस जमाने में था जब अगर उस समय ये नौकरी कर लेते तो बहुत बड़े पद पर पहुंच सकते थे, लेकिन इनके अंदर जो राष्ट्रभक्ति की भावना फूट फूट कर भरी हुई, उस राष्ट्रीय प्रेरणा से प्रेरित प्रचारक का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 1970 से जुड़ गए और आज ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रमुख सदस्य हैं। भारत राष्ट्रीय मंच, पेंस ग्रुप और राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, हिमाचल परिवार और अन्य कई संस्थाओं से साथ जुड़े हुए इंद्रेश जी। ये ज्ञान के भंडार हैं और आज हमें इनकी जो बहुत ही अच्छी और बुद्धिमत्तापूर्ण बातें, खास करके तर्क संगत बातें जो हमें आज इनके इस वक्तव्य से सुनने को मिलेगी, उस सबसे हम सभी लोग लाभान्वित होंगे। असल में पंचनद का लक्ष्य यही है कि अनो भद्रा कृतो यंतु व्यवस्था, अर्थात सभी ओर से हमारे लिए अच्छे विचार आए। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ये हमारा ध्येय वाक्य है कि हम सत्य एक है और बुद्धिमान उसको अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। आज श्री इंद्रेश जी ने भी हम अपने इसी विषय पर चर्चा और विमर्श करके हमें नई दिशा और नया प्रेरणा का स्रोत के रूप में हमें काम देना है, क्योंकि आज जो समय बदल गया है, ये इतना परिवर्तित है कि यहाँ पर से ही और मोर वाला केस पूछने का था, तो आर्या ना मोरिया करने लगे डॉक्टर साहब, आप उनका तो पूछ ले, पूछ लो मंथन के ऊपर जो कोई सफलता प्राप्त करना हो, वो सफलता किसी एक ही व्यक्ति के परिश्रम से नहीं, परिणाम से नहीं मिलती। ये एक मिला जुला पराक्रम है और इसलिए हमें इसमें जो आज हमें इंद्रेश जी अपने नए विचारों से, प्रेरणाग्रत विचारों से आज के इस संदर्भ में खास करके कि वो अपना नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर फोरम फॉर अवेयरनेस और नेशनल सिक्योरिटी के अंतर्गत जो उनके संरक्षण है वो, और उसके बारे में हम लोगों को निर्देश समझाएंगे और वो निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए प्रेरणादायी होगा। इसलिए आज के इस कार्यक्रम के अंदर मैं आप सभी आए हुए बंधुओं का जो विभिन्न शहरों से और अलग अलग स्थानों से इस वेबिनार के अंदर जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं चाहता हूं कि अभी हम सब इस तरह के आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहें, क्योंकि ये बहुत समय के बाद कुछ परिस्थितियों में सब नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हुआ है और उम्मीद है मनदीप अग्रवाल जी का बहुत सहयोग है, जिन्होंने नई प्रेरणा देकर के हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया है। बस आज हम यही इतना कह सकते हैं और अधिक समय न लेते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि ये मंथन है परिवर्तन का, अभी और तमाशा होने दो, यहाँ कितनों के भीतर बाबर छुपा है, अभी और खुलासा हो गया। आज इंद्रेश जी हमें बहुत सारी वो सब चीजें बताएंगे कि जिनके द्वारा हम कैसे समर्थवान भारत बन सकते हैं और किस तरह से हम अपना आत्मसमर्थ हो सकते हैं। तो इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
क्या मैं प्रारंभ करूं या कोई और बोलने वाला बीच में? आप बोलिए जी, भाई साहब आप शुरू करिए। ठीक है। पंचनद शोध संस्थान बुद्धिजीवियों और स्वर्गीय नारायण दास जी, जो विद्या भारती के भी संगठन मंत्री रहे, परंतु उससे पूर्व वो संघ के जिला, विभाग, प्रांत, क्षेत्र प्रचारक आदि रहे। शायद ये टोटल उपज में ऐसे सब समर्पित और बुद्धिजीवी बंधुओं का मानस है जिसमें से पंचनद शोध संस्थान, अंग्रेजी में कहेंगे तो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, इसका जन्म हुआ है। विशेष रूप से पंजाब, परंतु वैसे आपके संपर्क में हो सकता है अनेक अन्य प्रांतों के भी बंधु भगिनी हों। इस तरंग गोष्ठी में उपस्थित भाइयों और बहनों, बीच बीच में स्क्रीन पर अलग अलग प्रकार से चेहरे आते जा रहे हैं। देखकर लगता है कि कोविड-19 शायद आपसे डरता है। आपके मन में कोविड-19 की कोई भय नहीं है, क्योंकि सबके चेहरे खिलखिला रहे हैं, उनका सौंदर्य भी अद्भुत है और उनकी आभा भी अच्छी है। सर्वप्रथम मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, आप सदैव प्रसन्न रहें, सतर्क सावधान रहें, सक्रिय रहें, स्वस्थ रहें और दूसरों के लिए मंगलकारी जीवन भर बने रहें। जो आपका नाम है, दूसरी प्रार्थना प्रभु से करूंगा, यह पंचनद जो सन 1947 में विभाजित हो गया था, वह अविभाजित पंचनद बने, ये हम सब की मूल अवधारणा रही होगी और इस मूल अवधारणा को सदा जीना भी चाहिए, क्योंकि जो खो गया उसको कभी ये नहीं मानना चाहिए यह सदा के लिए खो गया है। जो कल अपना था आज अपना नहीं है, विश्व के किसी ग्रंथ में और ईश्वरीय भावना विचार में ये कहीं भी अंकित नहीं है, वो फिर से अपना नहीं होगा। मैं वर्तमान युग को बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं। यह युग जो कुछ भी असंभव नजर आने वाली चीजें हैं, उनके संभव होने का युग का प्रारंभ हुआ है। All which are looking impossibilities, now they are changing into possibilities। इस नए युग का सूत्रपात हो चुका है। आप सब ने भी इसमें चाहे गिलहरी के रूप में ही भूमिका निभाई या नल नील बजरंगबली के रूप में भूमिका निभाई, तो आप सबकी भी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण थी, है और रहेगी। जब मैं इसको कहता हूं असंभव से संभव होने का युग प्रारंभ हुआ है, अनेकों अनेक उदाहरण इसके समर्थक हैं। कुछ वर्ष पूर्व विश्व के अंदर शरीर, मन और बुद्धि योग्य रूप से
निरोग हो, जब इस पर चर्चा चली, भारत ने दुनिया को एक रास्ता दिखाया। योग शरीर मन बुद्धि के निरोग होने का मार्ग है। आश्चर्य ये है, विश्व ने बहुत शीघ्रता से इसको स्वीकार किया और लागू भी कर लिया। इसलिए किसी ने ये नहीं कहा शरीर मन और बुद्धि को निरोग करने के लिए मेडिकल साइंस मार्ग है या आयुर्वेद मार्ग है। जब यह आह्वान हुआ कि योग निरोगता का सबसे सुंदर मार्ग है, पावन मार्ग है, प्रभावी मार्ग है, तो उपस्थित 194 में से 176 देशों ने माना। जो शेष बच गए थे उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और 21 जून योग दिवस के रूप में पनपा। परंतु विश्व भर के मानव जाति के समूहों में व्यक्तिगत और सामूहिक योग यह निष्ठा से प्रचलन बढ़ा है। योग ये एक साधना है, एक अनुभूति है, एक स्पिरिचुअलिज्म है, एक व्यावसायिकता भी है। इसलिए इसकी संपूर्णता को विश्व ने स्वीकार किया, यह दिखाई देता है। इसी प्रकार से विश्व के अंदर 54-55 मुस्लिम देश हैं। इस्लाम में एक बात कही गई है, ईश्वर को यानी खुदा को, अल्लाह को सबसे अप्रिय क्या है, नापसंद क्या है, तो तलाक कहा गया है। पूरे विश्व के अंदर अनेक मुस्लिम देशों में यह पाप अपराध की श्रेणी में है और इस पर प्रतिबंध है। पर पूरे विश्व में भारत एकमात्र गैर मुस्लिम देश है जिसमें इस तलाक और ट्रिपल तलाक पर एक बहस चली। मुस्लिम महिलाएं न्यायपालिका में गई, मुकदमे चले। हमने भी मुसलमानों की संगत में इसका अध्ययन किया और एक इसको मुखर आवाज दी। जैसे कभी सती प्रथा के विरुद्ध राजा राममोहन राय ने आवाज उठाई, कभी भारत की आजादी के लिए तिलक ने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सुभाष ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, रानी झांसी ने कहा मैं अपनी भारत माता झांसी के रूप में किसी को नहीं दूंगी। यह एक जन क्रांति उभरी। इसी प्रकार से स्वदेशी ही स्वराष्ट्र का मार्ग है, इसका आह्वान हुआ। ऐसे ही तलाक नारी के विरुद्ध अत्याचार है और इसमें से पुरुष अपराधी वृत्ति का जन्म लेता है। 700 से अधिक दानीश्वर आलिम मौलाना इमाम मौलवी विद्वानों से संपर्क के बाद मैंने इस तलाक और ट्रिपल तलाक के खिलाफ आवाज बुलंद की। जब देश के अंदर हरेक इस पर से आवाज उठाने के लिए परेशान था, कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार ने नियम बनाया और विचित्र सा असंभव संभव हुआ। 8.5 करोड़ भारतीय मुस्लिम महिलाएं एक साथ एक निर्णय से और कानून बनने से अत्याचार और अन्याय की पीड़ा से मुक्त हुई। पुरुष वर्ग जो पापी, अपराधी और अत्याचारी के रूप में नर्क का जीवन भोग रहा था और नर्क की ओर, जन्नुम की ओर बढ़ रहा था, उसकी भी हिफाजत हुई। 8.5 करोड़ पुरुष नारकीय जीवन से मुक्त हुआ और 8.5 करोड़ मुस्लिम महिलाएं अत्याचार मुक्त हुई। ऐसा नारी का सशक्तिकरण
और ऐसे पुरुषों के बीच का रिफॉर्म, इतना बड़ा असंभव विश्व ने इस संभव को होते हुए देखा है। 20वीं और 21वीं सदी का नारी के सशक्तिकरण का, अत्याचार से मुक्ति का, पुरुष के अपराध वृत्ति से मुक्ति का, इससे बड़ा विश्व में कोई उदाहरण नहीं है। इसी प्रकार से हमने एक और असंभव को देखा। भारत 1947 में विभाजित हुआ। विभाजन की कोख में से पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान निकले, वो भी विभाजित हुआ। परंतु इस विभाजन में से दो क्रूर नारे निकले। कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, और दूसरा, जम्मू कश्मीर ये भारत का भूगोल नहीं है। चीन ने भी इस पर मोहर लगाई, पाकिस्तान ने आवाज उठाई, अन्य देशों ने भी कहीं कहीं चुपचाप इसके समर्थन भी किए, और इसलिए भारत, उदयीमान भारत, जो विभाजन में से स्वतंत्र हुआ भारत था, प्रारंभ में ही वन नेशन वन पीपल वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशनैलिटी वन नेशनल सॉन्ग वन नेशनल स्लोगन और वन जो है फ्लैग, इससे खत्म हो गया और उसमें दुविधा आ गई, बंटवारा हो गया। 70 साल से अधिक भारत ने टू नेशन टू पीपल टू कॉन्स्टिट्यूशन टू फ्लैग टू नेशनैलिटी सिटीजनशिप, स्लोगन डिफर्स और सॉन्ग आल्सो डिफर्स, इस रूप में व्यतीत किए, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य था। लगता था ये कभी भी खत्म नहीं होगा, भारत को इस दुर्भाग्य के साथ जीना होगा और मोर विभाजन की तरफ फिर से भारत को जाना होगा। चीन ने कभी वन नेशन पॉलिसी फॉर भारत नहीं रखी, मल्टी नेशन की। पाकिस्तान ने भी नहीं की, दुनिया के अनेक देशों ने भी नहीं की। पर 2019 में 370-35 से हटा और भारत का नया सूर्य उदय चमका, और वह था, नाउ भारत इज एडवांस विद वन नेशन वन पीपल वन कॉन्स्टिट्यूशन वन नेशनैलिटी सिटीजनशिप वन नेशनल फ्लैग वन नेशनल सॉन्ग वन नेशनल स्लोगन। जो खोया गया जन और जमीन है वो लेंगे। और जिस दिन भारत ने ये यात्रा प्रारंभ की 2019 में, उस समय भारत ने विश्व को बड़े साफ सुथरे शब्दों में कहा, व्हेन वी टॉक ऑफ JK, तो POJK, एक्साई चीन उसमें आता है, गिलगित बाल्टिस्तान आता है। दुनिया हमारे इस उद्घोष को सुनकर प्रसन्न भी थी, हैरान भी थी, और इसलिए एक क्रूर असंभव, जिसके लिए कहा गया था कि कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, भारत विभाजन की ओर बढ़ेगा, खून की नदियां बह सकती हैं, देश में अराजकता आएगी, सब जिसके लिए लोगों ने घोषणाएं की थी वो भी देखते रह गए, और भारत अपनी यात्रा पर आगे चल पड़ा। एक और असंभव संभव हुआ। इसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों ने भी जब 8,370,35 से हटनी चाहिए इसके हस्ताक्षर करके लेट प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी को दिए, तो 15 मिनट की संवाद वार्ता 50 मिनट में बदल गई, और उनको आश्चर्य हुआ कि भारत का यह भी एक मानस है। और उन्होंने कहा, जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस है, मैं उसके सामने इस विषय को रखूंगा, बदलते हुए परिवेश को वो भी समझें और सत्य को जानें। और इस प्रकार से इन घटनाओं के साथ एक और असंभव संभव हुआ। Invaders came, they invaded Bharat,
दुनिया के किसी भी इतिहासकार ने और विद्वान ने आज तक नहीं लिखा कि ब्रिटिश आए, मुगल आए, फ्रेंच आए, पुर्तगीज आए, डच आए, हून कुषाण आए, उन्होंने अफगानिस्तान इन्वेड किया, तिब्बत इन्वेड किया, उन्होंने नेपाल या भूटान इन्वेड किया, म्यांमार या सिलोन इन्वेड किया, पाकिस्तान बांग्लादेश का तो प्रश्न ही नहीं था। एवरी हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड and every intellectual of the world quoted, invader came, they invaded भारत। ध्यान रखना, इसकी गलतफहमी में नहीं जीना, इसलिए इस स्पष्टता में जीना। ये कहा 496 वर्ष पूर्व और बाबर, उसके सेनापति मीर बांकी ने राम खुदा रूप है, ईश्वर रूप है, गॉड रूप है, वाहेगुरु रूप है, वाहेगुरु ईश्वर खुदा अल्लाह परमेश्वर गॉड राम रूप है, इस अवधारणा पर चोट की और उस भव्य मंदिर को ध्वस्त किया। सैकड़ों युद्ध हुए, लाखों बलिदान हुए। ये असंभव कभी संभव होगा, किसी के मानस में नहीं था। जितने हम सब भी बैठे सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, इनको भी लगता था हमें इसी असंभव के साथ जीना पड़ेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी जीना पड़ेगा। मुसलमानों में भी संपर्क हुआ। 2016 में एक नया आंदोलन जन्मा। 2018 में जंतर मंतर पर कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात गोवा से मणिपुर तक के हजारों हजार मुसलमान आए। नारा लगा, कसम खुदा की खाते हैं, इमामे हिंद श्री राम का मंदिर वहीं बनाएंगे बनवाएंगे। एक नई जन क्रांति थी। सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा भटका, वो भी मार्ग पर आया और अंततोगत्वा उसने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय दिया। देश में संघ प्रेरित राष्ट्रीयता से ओतप्रोत संगठनों ने वातावरण बनाया और परिणाम निकला जिसके लिए रक्तपात अपेक्षित था। वह निर्णय इतनी शांति से हुआ, लोगों ने एक दूसरे को घूरने वाली, हाथ दिखाने वाली, किसी भी बात में अड़ंगा अड़ाने वाला, वैमनस्य का शब्द तक, मिनिमम वायलेंस ऑफ द वर्ल्ड भी घटा नहीं। और वह फैसला हुआ 5 अगस्त 2020 को। विश्व ने देखा, भारत ने एक और असंभव को संभव कर दिया है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, इसलिए मैंने कहा कि असंभव से संभव के युग का सूत्रपात हो गया, उस यात्रा का जन्म भी हो गया है। मैंने एक अजीब सा उदाहरण और दिया है, आपके भी ध्यान में लाता हूं। विभाजित परंतु स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में लोग कहा करते थे, हम बचपन में स्कूल में सुना करते थे कि 100 पर बटन दबता है, 65-70 जनता के पास पहुंचता है। इंदिरा गांधी स्वर्गीय उनके समय में सुनते थे कि 100 पर बटन दबता है, 50-55 जनता के पास पहुंचता है। स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री के समय में वो स्वयं कहते थे, बटन 100 पर दबता है, जनता के पास 15-20 पहुंचता है। यह हमारी डेवलपमेंट का और उस डेवलपमेंट को क्राइम और करप्शन के लगे हुए कीड़े की विकास यात्रा थी। अभी ये विकास यात्रा उसी तरफ है, पर परिवर्तन की आहट हुई है। जब अब केंद्र नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब 2-2 हजार रुपए पर साल में 3 बार बटन दबाता है, तो वह 86 लाख से अधिक किसान, शायद अब 1 करोड़ से भी ऊपर हो गए हैं, उनके बैंक अकाउंट में जमा होता है। उसके जमा होने और निकलने का खर्चा भी कटता नहीं। जिस समय गैस सिलेंडर पर बटन दबता है तो 1.5-2 करोड़ की रसोई में गैस सिलेंडर पहुंचता है, उसके चलने का और पहुंचने का व्यय भी उस पर से कटता नहीं है। यह तस्वीर उभरने लगी है और हम ये विश्वास भी करते हैं
और इस आशा में भी हैं कि जो भारत अपनी इतनी उच्च शिक्षा के बाद और जो विश्व इतनी उच्च शिक्षा के बाद भी कंक्लूजन ये कर रहा है, ईमानदार जी नहीं सकता, अच्छा आदमी जीत नहीं सकता, अगर यही कंक्लूजन ऑफ द एजुकेशन है, यही कंक्लूजन ऑफ द डेवलपमेंट है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मानव जाति के लिए नहीं हो सकता है। और इस दुर्भाग्य को अपनी जिंदगी में बदलते हुए देखेंगे और ये कहावत बनेगी, ईमानदार का सम्मान भी है, वो जीतता भी है और वो जी भी सकता है और जीता है। नेशन इज वेटिंग फॉर दैट। इसलिए हमने अकस्मात उस प्रयत्न को साकार होते हुए अभी देखा कि देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी बात की यात्रा की प्रारंभ है। वो कभी किसी और मौके पर बोलेंगे, परंतु मैंने इसलिए रखा कि असंभव के संभव होने का युग विश्व में जन्म ले चुका है। हम सब सौभाग्यशाली भाई और बहन हैं जो इस सुंदर एरा के अंदर आज जी रहे हैं और जन्म ले रहे हैं कि हम उस युग के सूत्रपात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि असंभव संभव होंगे। इस विश्वास के साथ जो जिएंगे और इस विश्वास के साथ जो जिंदगी में करेंगे, इसलिए हम इस यात्रा के सक्रिय भागीदार बने और सक्रिय भागीदार बनकर काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए शुभकामना करता हूं। आज चुनौती है एक समर्थ भारत, एक आत्मनिर्भर भारत के सामने। मैं बाकी सारी चुनौतियों में एक प्रमुख चुनौती के आधार पर सबका वर्णन करूंगा और वह चुनौती है चीन के चाल और चरित्र ने, जिसने ये सिद्ध कर दिया है ही हैज नो ह्यूमन वैल्यूज। वह मानवीय जीवन मूल्यों का देश नहीं है, वह दानवीय जीवन मूल्यों का चाल चरित्र का देश है। आज भी आश्चर्य होता है, लोग कहते हैं कोविड-19 एन वायरस फ्रॉम द नेचर, जबकि सत्य सबके सामने जब प्रकट हुआ था अक्टूबर नवंबर 2019 में, तो बहुत सा विश्व भर के अंदर समाचार था। आप सब और हम सब ने उसको पढ़ा है, देखा है, सुना है। एक वायरस, वह चीनी विद्वानों और वैज्ञानिकों के द्वारा वुहान शहर की लैब में पैदा किया जा रहा है। फिर भी हमने इस अफवाह को सत्य मानकर कैसे सह लिया। इट इज वायरस फ्रॉम नेचर, इट इज नॉट वायरस फ्रॉम नेचर, इट इज ए मैन मेड मैन क्रिएटेड वायरस है। इसलिए गलती से भी इसको वायरस ऑफ नेचर नहीं कहें, ये अपराध भी होगा बौद्धिक जगत के साथ, मानवता के साथ खिलवाड़ भी होगा। इट इज एन मैन मेड वायरस और ऑन द नेम ऑफ वायरस इट इज एन बायोलॉजिकल वेपन। इसलिए कॉल इट बायोलॉजिकल वेपन, राइट इट इज एन बायोलॉजिकल वेपन, think of it is a biological weapon against the human being and humanity। मानव जाति और मानवता के विरुद्ध यह एक बायोलॉजिकल वेपन था जो चीन ने इस्तेमाल किया। इसकी इतिहास यात्रा को बहुत छोटे शब्दों में कहूंगा। आप अक्टूबर नवंबर 2019 में इसका जन्म हुआ, इसलिए इसको कोविड-19 कहा गया है, कोविड-20 नहीं कहा गया। दूसरी बात, जिस समय यह घोषणा हुई कि वह वायरस वैज्ञानिकों के हाथ से फिसल गया है, उस समय का पहला दृश्य याद करिए। जिन वैज्ञानिकों ने और चिकित्सकों ने इसके खिलाफ मुंह खोला और इसका सत्य प्रकट किया,
पिछले 7 महीने में वह विश्व के पटल से गायब कर दिए गए हैं। कोई जिंदा है कि मरा है कि कन्फाइनमेंट में है या भयभीत जीवन है, किसी लेखक ने, विद्वान ने इस पर प्रश्न नहीं खड़ा किया कि सत्य का गला घोंटा, विद्वत्ता जो थी दम तोड़ गई और इस प्रकार से आज वो लापता है। दूसरा एक विचित्र सत्य है, उस समय चीन की 3 मोबाइल कंपनीज ने डेटा दिया और सूचना दी जो प्रकाशित हुई। एक ने कहा 76 लाख, दूसरे ने कहा 36 लाख, तीसरे ने कहा 22 लाख हमारे यूजर्स खत्म हो गए हैं। किसी ने ये प्रश्न नहीं खड़ा हुआ, इसकी वैश्विक जांच होनी चाहिए, इसका उत्तर मिलना चाहिए। इस शस्त्र का प्रहार दानवों पर नहीं किया और इसलिए कॉमन भी हो गए तो मोर देन 1 करोड़ पीपल ऑफ चाइना वो मिस हो गए, खत्म हो गए और यह 8 महीने से अधिक हो गए। प्रश्न उभरा क्यों नहीं? इंटेलेक्चुअलिज्म ने और सत्य ने इतना कमजोर होकर नहीं जीना चाहिए और इसलिए यह दूसरा विचित्र सत्य घटा। तीसरा विचित्र सत्य जो आगे की यात्रा को मार्ग दिखाता है और वह यह है, उस समय 400 से अधिक स्पेशल चाइनीज यह वुहान में उपस्थित थे। उनमें ये बायोलॉजिकल वेपन संक्रमण हुआ। वह सारे चाइनीज व्हाइट रेस कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेक्ट हुए। इसलिए ब्रिटेन है, अमेरिका, कनाडा है, ब्राजील है, इटली है, ईरान है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, आदि आदि व्हाइट रेस कंट्रीज पर पहला कोविड-19 बायोलॉजिकल वेपन का आक्रमण हुआ। उस समय एशिया और ब्लैक रेस कंट्रीज में प्रतिदिन के 100 केस भी कोविड-19 से संक्रमित नहीं पाए जाते थे और यहाँ हाहाकार मचा था। हजारों हजार संक्रमित होते होते लाखों करोड़ों की तरफ संख्या बढ़ रही थी, सैकड़ों मरते मरते हजारों मर रहे थे और इसलिए जनवरी तक व्हाइट रेस कंट्रीज यह तेज गति से हाहाकार युक्त थे। उसके बाद दूसरा इतिहास पृष्ठ देखिए, अकस्मात भारत और एशियन कंट्रीज के अंदर कोविड-19 का आक्रमण हुआ। इसके लिए चीन ने तबलीग को चुना। मलेशियन तबलीगी थे, इंडोनेशियन तबलीगी थे, कंबोडियन तबलीगी थे, नेपाल के तबलीगी थे, भारत के तबलीगी थे और देशों के पैसे पर तबलीग का अंतिम कॉन्फ्रेंस चीन में हुई। इनमें बायोलॉजिकल वेपन का संक्रमण हुआ और भारत से शुरू होकर पूरे एशिया के अंदर कोविड-19 इट इज एन सेकंड फेज ऑफ द एग्रेशन बाय द चाइना ऑफ दिस बायोलॉजिकल वेपन इसका था। और इसलिए अकस्मात फरवरी में जहां 100 भी नहीं होते थे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में वो देश हजारों हजार और इनसे हो गया और इस प्रकार से इट इज एन सेकंड aggression in the world by the Chinese in the form of COVID-19 ये दिखाई देता है। और इसलिए आप फिर अप्रैल, मई, जून में जाइए, अकस्मात बायोलॉजिकल वेपन का एग्रेशन ब्लैक रेस कंट्रीज की तरफ बढ़ता है, परंतु उस समय तक वो इतना कमजोर हो गया था, इसलिए विश्व के अंदर ब्लैक रेस कंट्रीज में कोविड-19 का नुकसान न्यूनतम है, अधिकतम व्हाइट रेस कंट्रीज में है, बीच में हम सब है। मानव जाति के विरुद्ध बायोलॉजिकल वेपन का अब तक के इतिहास के 4-5 हजार साल अगर इस कलयुग के दौर के जाए, महाभारत तक जाए, इतना भयानक, क्रूर और इतना व्यापक मानव जाति पर किसी वेपन का, हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ है।
और इसलिए करोड़ों संक्रमित हुए, लाखों मारे गए, आज भी जारी है। कब खत्म होगा, तरह तरह के संशय हैं। तो भी लोग जो शुरू से बोलते आ रहे हैं, मैंने भी शुरू से बोला था कि लगभग अक्टूबर नवंबर में यह बायोलॉजिकल वेपन अपनी सारी क्षमताएं खोकर अपनी मौत को स्वयं ढूंढने की तरफ तेज गति से बढ़ेगा। मानव जाति को विनाश से बचने का मार्ग मिलेगा। परंतु कोविड-19 ये बायोलॉजिकल वेपन है, इसका एहसास भारत ने किया। बिना बोले भारत के प्रधानमंत्री ने एक नए इनोवेशन से एक नया मार्ग ढूंढा। पूरे विश्व के अंदर भारत एकमात्र देश है जिसने इस बायोलॉजिकल वेपन के विरुद्ध सोशल सर्विसनेस की आर्मी खड़ी की। उसकी एक बटालियन थी स्वास्थ्य योद्धा, दूसरी थी स्वच्छता योद्धा, तीसरी थी रक्षक योद्धा, चौथी थी समाज सेवी सेल्फ वह योद्धा। पूरे विश्व में इस संक्रमण से बीमारियों में मौत हुई, अलग बीमारियों में मौत हुई, भूख से भी मौत हुई। भारत ने विश्व और भारत के सामने सबसे बड़ा मानवीय उच्च आदर्श प्रस्तुत किया। इसलिए भारत के सेकुलरिज्म को, ह्यूमनिज्म को समझना, जानना और बताना बहुत जरूरी है। पूरे देश में जब अराजकता पैदा करने की कोशिश हो रही थी, आप सब, हम सब भारतीयों और सरकार ने मिलकर भूख से भारत में एक भी मौत नहीं होने दी। गरीब की झोपड़ी में 2-2, 3-3 महीने का अन्न डाल दिया। जो जहां था, दूर था, संकट में था, उसके घर भोजन लेकर पहुंच गए। पर भूख से मौत मुक्त भारत हमने विश्व को करके दिखाया है, जो सबसे असंभव काम था इस कोविड-19 के अंदर। यह एक असंभव संभव सबने किया। आप सबने भी उसमें योगदान किया है, इसलिए आप सब भी बधाई के पात्र बनते हैं। इसी के साथ साथ आज तक मैंने 2 इंटरनेशनल मेडिकल साइंस की कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की। एक में 20 देशों के 5200 एक्सपर्ट्स थे, डॉक्टर्स थे। दूसरी में 12 देशों के 346 आगे सुनने वालों की एक हजारों की श्रृंखला थी। कहा था आप इसको वायरस फ्रॉम नेचर मानते हैं, इसलिए टोटल मेडिकल साइंस ऑफ द वर्ल्ड फेल्ड अगेंस्ट दिस वायरस, क्योंकि ऑन द नेम ऑफ वायरस इट इज नॉट ए वायरस फ्रॉम नेचर, इट इज एन वायरस बाय मैन मेड, जो हाफ लिव्ड हाफ डेड है। और इसलिए वेपन है। जिस दिन आप इस पर काम करेंगे तो आप वैक्सीन ढूंढ लेंगे, नहीं तो जोर लगाते जाइए, आप कभी दवाई नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए दुनिया के अनेक लोगों ने, अब देशों ने अघोषित रूप से इस पर वर्क किया है। भारत के भी तीनों इंस्टीट्यूशन इसी पर वर्क कर रहे हैं, जो उम्मीद में है कि इस हथियार के विरुद्ध दवाई आएगी। परंतु भारत ने अपनी परंपरागत सावधानियों से, काढ़ों से, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी की दवाइयों से, HCQ से, नए मास्क की उत्पत्ति, कपड़े की, स्वच्छता की, सफाई की, सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूलों से भारत ने 2 कीर्तिमान दुनिया के सामने प्रकट किए, जो बड़ा अविकसित देशों में या विकसनशील देशों में आता है। हमारा रिकवरी रेट 80% हो गया, डेथ रेट 1.67 पर आकर खड़ा है, 2% से डाउन हो गया। पूरा चीन और दुनिया आश्चर्यचंबित है, हाउ द भारत अचीव्ड दिस। ये भारत कैसे जन्म ले रहा है? ये कौन सा भारत है जहां अराजकता होनी चाहिए थी, जहां मौत का हाहाकार होना चाहिए, जहां भूखमरी होनी चाहिए थी, और इस सारे संकट के दौर में भी आत्मनिर्भर और आत्मसमर्थ भारत कैसे उदय हो रहा है, यह एक बड़ा आश्चर्य विश्व को भी है।
हम सब जब सोचेंगे तो यह आश्चर्य मुझे और आपको भी आने वाले कल का दृश्य दिखाएगा, मार्ग दिखाएगा और बताएगा। यह एक सत्य है। और इसलिए इधर कोविड-19 का मानव जाति पर और मानवता पर आक्रमण था। भारत ने उसमें क्या क्या कीर्तिमान किए, जब आप एनालिसिस विश्लेषण करेंगे तो दुनिया को भारत का एक नया सत्य दिखा सकेंगे, भारत को भी और दुनिया को भी बता सकेंगे। इसी के साथ साथ पिछले 15, 20, 30 वर्षों में चीन ने अपने सुंदर माल से, सस्ते माल से, पर घटिया माल से भारत नहीं विश्व के सब देशों की मार्केट पर कब्जा किया हुआ। मैंने 21 वर्ष पूर्व तिब्बत की स्वतंत्रता, हिमालय की सुरक्षा पर बोलते हुए कहा था कि जब तक विश्व चीन की आर्थिक रूप से रीढ़ नहीं तोड़ेगा तो वह आने वाली दास्ता से मुक्ति का मार्ग नहीं ढूंढ सकेगा। पूरे विश्व को एक अजीब सी गुलामी की दास्ता की जंजीरों में जकड़ा जाएगा। इसलिए आने वाले कल में दुनिया को चीन के आर्थिक साम्राज्यवाद, विस्तारवाद से जूझना पड़ेगा। भारत तिब्बत सहयोग मंच के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने इन बातों को 21 वर्ष पूर्व बोला था और उस समय और भी बहुत लोग रहे इसको बोलने के लिए, परंतु यह एक सत्य है। और इसलिए आज भारत ने आत्मनिर्भर भारत का जो फार्मूला दिया है वह केवल भारत के लिए मार्ग नहीं है, विश्व में चीनी दास्ता से मुक्ति के लिए हर देश के लिए मार्गदर्शक रास्ता है। अपना बनाएंगे, अपना बेचेंगे, अपना खरीदेंगे, अपने का उपयोग करेंगे, अपने का गुण गाएंगे, वोकल फॉर लोकल, और अपने की गुणवत्ता बढ़ाएंगे। हमने भी एक संकल्प करना होगा इसमें कि हम जब जूता खरीदने जाते हैं, तरह तरह की चीजें खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, तो मेड इन भारत, मेड ऑफ भारत, मेड बाय भारतीय है, इसी को लेंगे। अगर हम दूसरे विदेश के कपड़े से आई लव यू करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने आत्मनिर्भर भारत की बजाय गुलाम भारत को बनाने का मार्ग ही अपनी जिंदगी में रखा हुआ है। आज इस संगोष्ठी से पूर्व आप सब संकल्पित है, ये मैं मानता हूं, तो भी ये विशेष प्रार्थना करूंगा, अपने जीवन के अंदर आत्मनिर्भर भारत को इन प्रैक्टिस जिए, इन स्लोगन नहीं जिएंगे। और इसकी कोशिश करते जाना है, अकस्मात नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, पर स्लोली इट विल चेंज टू द टोटल चेंज, ये होगा। और इस प्रकार से आज चाइनीज माल अन्य देशों के मालों से भारत का 3 करोड़ से अधिक परिवार बेरोजगारी के गर्त पर है। और जो आधुनिक शिक्षा लेकर, व्यावसायिक शिक्षा लेकर नौजवान है, वह भी लाखों लाख बेरोजगारी के गर्त में जी रहा है। और इसलिए यह जो भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा, हम दुनिया को रॉ मटेरियल देते हैं और रॉ मटेरियल 1000 में देते हैं और 10,000 की बनी हुई चीज खरीदते हैं। भारत ऐसा असहाय और गलत मार्ग क्यों रखेगा? इसलिए हमारा रॉ मटेरियल है, हम ही चीज बनाएंगे, दुनिया में भी बेचेंगे, भारत में भी बेचेंगे। उन्होंने सार्वजनिक एहसास कराया। मन की बात में कहा कि हम अपने खिलौने क्यों नहीं बना सकते, 100 तरह की वैरायटी के, 5000 तरह के मटेरियल्स के। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत खिलौनों में नहीं होगा, विश्व को भी देगा। और इस प्रकार से अगर दुनिया के सब देशों ने सोचा तो बड़े श्रेष्ठ ढंग के कंपटीशन के अंदर विश्व जिएगा, किसी भी आर्थिक साम्राज्यवाद, विस्तारवाद का गुलाम नहीं बनेगा। भारत भी इस गुलामी से निकलकर, और कोई बेरोजगार नहीं है, कोई भुखमरी में नहीं है, कोई अनपढ़ता में नहीं है, कोई जलालत में नहीं है,
इस भारत का आविष्कार करने का आत्मनिर्भर भारत के फार्मूले में से एक उदय होता है। समय लगेगा परंतु असंभव नहीं रहेगा, संभव होगा। समर्थ भारत के रूप में भारत ने दूसरी यात्रा भी प्रारंभ की। चीनी माल बेचेंगे नहीं, चीनी माल खरीदेंगे नहीं, चीनी माल का उपयोग नहीं करेंगे, चीनी माल को घर घर से निकालकर और चीन का चित्र बनाकर, पुतला बनाकर जगह जगह कब्र दबाएंगे या होली जलाएंगे। मैंने सब जगह कहा, अगर जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, गली में, कॉलोनी में, अपार्टमेंट में रहते हैं, यह एक आत्मनिर्भर और आत्मसमर्थ भारत का कोई छोटा सा कार्यक्रम हमारे द्वारा भी आहूत हुआ। हम जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं उस इंस्टीट्यूशन में भी इसके 2 प्रोग्राम हुए। हम जहां पर चेयर करते हैं उस विश्वविद्यालय में भी 4 प्रोग्राम हुए। ये नहीं चलेगा कि हम बताएंगे पर इन प्रैक्टिस जिएंगे नहीं। इसलिए आज हर इंटेलेक्चुअल के सामने एक चुनौती भी है और एक कार्य भी है, एक मार्गदर्शन भी है। एक्टिव इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के रूप में वो एक्टिव चाहिए। पंचनद शोध संस्थान, खोया जन और जमीन फिर से अपना होगा, इसको इन प्रैक्टिस जीने वाला बन सकता है, बनना भी चाहिए और कुछ रूप में है भी। और इसलिए चीन ने उसी समय में 300 साल पूर्व चीन की 4 दीवारी से निकलकर उसने तिब्बत हड़पा, पंडित नेहरू को धोखा देकर मूर्ख बना। ताइवान की आजादी सैंक्शन नहीं की, हांगकांग को आजादी नहीं दी, तुर्किस्तान का सिकियांग, कमचूरिया, मंगोलिया, यूनान के भूभाग कब्जे में किए, हिमालय पर अपना दावा दिखा रहा है। और इसलिए संपूर्ण हिमालय पर जो हमारा पूर्वी मलय सागर था, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र का व्यापार केंद्र जो भारत से था, आज उसको दक्षिणी चीनी सागर बोलकर उसने उस पर कब्जा कर लिया है। लिखने में, बोलने में हम अब दक्षिणी चीनी सागर नहीं, उसको पूर्वी मलय सागर, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र के व्यापार का क्षेत्र, इस रूप में लिखेंगे, बोलेंगे और कहेंगे और बताएंगे। यह भी एक संकल्प करना चाहिए। भारत ने डोकलम में चीन को शिकस्त दी, भारत ने बालाकोट के आक्रमण में चीन को शिकस्त दी। दुनिया का आतंकवाद का नेतृत्व पाकिस्तान से होकर चलता है। चीन के लाख विरोध के बाद यह प्रस्ताव ब्रिक्स में और दुनिया में पारित हुआ और हमने गलावन के अंदर भी उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भारत की कूटनीति और सैनिक नीति उस दानवीय ताकत के सामने खड़ी है। इसलिए अमेरिका भी बोल रहा है, इजराइल भी बोल रहा है, जापान भी बोल रहा है, रूस भी बोल रहा है, भारत के साथ चलो। इसलिए नहीं, इसलिए कि इस समय उन सबको ध्यान में आ गया है, भारत का कंधा मानव जाति की गुलामी की रक्षा करने के लिए चीन के विरुद्ध सशक्त कंधा है। इसलिए आज विश्व का जनमत भारत के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। और इस प्रकार से हम समृद्धि में भी आत्मनिर्भर होंगे, शक्ति में भी आत्मनिर्भर होंगे, शिक्षा में भी आत्मनिर्भर होंगे। इसलिए विश्व पुनः भारत की ओर देखेगा, आएगा कि अगर शिक्षा ग्रहण करनी है तो यहां करो, अन्यथा जितने भी विश्व के समृद्ध, शक्तिशाली, शिक्षित, विकसित मॉडल थे वो तो सब ध्वस्त हो गए। भारत रजिस्टर करके निकल गया है। और इसलिए आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को थोड़ा सा गहरे से अध्ययन करेंगे और उसको पब्लिक एटमॉस्फेयर की भाषा में अगर जब बोलेंगे तो आपको उन सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो हमारे दिल दिमाग को बार बार कचोटते हैं। एक विश्वास बनेगा, मार्ग आ गया है, उसकी रोशनी, उसकी खुशबू और उसकी दिशा
इतनी योग्य है कि हम नए भारत का सजाने के लिए जिंदगी का बहुमूल्य समय, बहुमूल्य शक्तियों को लगाकर अपने आप को आत्मसंतुष्ट कर सकेंगे, अपने श्रम से, अपने ज्ञान से और अपनी सोच से। और इस प्रकार से यह एक आया। कल मैं तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के कार्यक्रम में बोल रहा था और इसलिए मैंने आत्मनिर्भर और आत्म समर्थ भारत का निर्माण करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कैसी अद्भुत है, अलग अलग बिंदुओं में यह चर्चाएं भी की। वहाँ के मिनिस्टर भी थे, कुलपति भी थे, अन्य विद्वान भी थे सैकड़ों में, और एक अच्छा आनंददायक था। कुछ विषय रखे, कुछ विषय आगे बढ़ते जाएंगे। और इसलिए इस नए युग का जो सूत्रपात हुआ है, उसके सूत्रपात में हम सब की भी गोवर्धन उठाने में चाहे लाठी दिख रही होगी, लगी है, यह भी सत्य है। इसके परिवर्तन में और इतने बड़े राम सेतु में गिलहरी के रूप में हमारा भी योगदान उसमें लिखा हुआ है। इतिहास ना इसको डिनाई कर सकता है, ना सत्य इसको रोक सकता है। और इसलिए पंचनद शोध संस्थान 47 से पूर्व जो भारत था, उस कल्पना का नाम है पंचनद। 47 में भारत विभाजित हुआ, पाकिस्तान जन्मा, 71 में वो विभाजित हुआ, और आज वो पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में बलूचिस्तान पश्तूनिस्तान है, पाकिस्तान में सिंधु देश है, पाकिस्तान में मुहाजिरिस्तान है, पाकिस्तान में पंजाबिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर गिलगिट बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मीरपुर आदि मिलाकर पीओजेके है, जिसकी 24 सीटें विधानसभा में, 6 विधान परिषद में इन वेटिंग है कि उनके नेता आकर इन कुर्सियों को नवाजेंगे। इसलिए 47 से पहले पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान अपने कर्मों से नो मोर पाकिस्तान की ओर तेज गति से बढ़ता जा रहा है। इसलिए एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चलनी चाहिए। एवरी डे एवरी इंटेलेक्चुअल एंड हिज फैमिली कोलेक्टिवली, और ये नंबर ऑफ फैमिलीज बढ़ते जाएं पर डे। और सैल्यूट करती है, पहला सैल्यूट करती है जो देश की सीमाओं की रक्षा में संघर्ष करते, बलिदान देते हैं, मार्टियर एंड द वॉरियर्स ऑफ द नेशनल बॉर्डर्स। दूसरा, जो कोविड-19 के विरुद्ध जिन्होंने जान हथेली पर लेकर जिंदगी मौत के हवाले कर दी और आज भी लड़ रहे हैं, वी सैल्यूट देम। और थर्ड, एक असंभव में से संभव भारत जन्म ले रहा है, और इसलिए खोया जन और जमीन फिर से अपना होगा। कहीं दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा जो खोया गया जन और जमीन है वो अपना नहीं हो सकता। हमने अभी 2 साल पहले देश के मुसलमान ईसाइयों में एक मूवमेंट लॉन्च की है, एंड वो है अपनी जड़ों से जुड़ो, उनको जानो, उनको मानो, उनको पहचानो और उन पर चलो। तो हम सब जड़ों से भारत हैं, भारतीय हैं, भारतीयता से ओतप्रोत हैं। हम किसी भी चीज से ना विदेशी थे ना विदेशी हैं। और इसलिए अब इस देश के अंदर और पूजा स्थल नहीं टूटेंगे, धार्मिक चिन्हों की बर्बादी नहीं होगी, बहु बेटी की इज्जत नहीं लुटेगी, गरीबी, भूखमरी, अनपढ़ता में किसी को अपमानित और जलालत की जिंदगी नहीं जीनी होगी, जाति का छुआछूत नहीं होगा, मजहब पर धर्मांतरण, कट्टरता, हिंसा नहीं होगी, लिंग पर भेद के साथ नारी पर अत्याचार नहीं होंगे। ऐसा एक भारत हम अपने सपनों में ले सकते हैं और उसको साकार करने के लिए हम अंतिम श्वास तक काम कर सकते हैं। और इसलिए जो भी जीवन है, सब काम करते हुए एक इस उम्मीद के साथ, when we will die we are totally satisfied by body, by mind and by heart, कि हमने एक ईश्वर की दी हुई इस जिंदगी को सार्थक जिंदगी के रूप में जिया है। इस प्रकार के विश्वास के साथ हम अपने सफर को आगे चलाएंगे
और अपनी आंखों से उस भविष्य को देखेंगे और अपने कर्म से उसको बनाएंगे। इस विश्वास को कहते हैं पंचनद शोध संस्थान का इंटेलेक्चुअल मूवमेंट का यात्रा। आप सब इसी यात्रा के यात्री हैं। आप में से अनेकों को मैं पहले से जानता हूं, कुछ को पिछले कुछ समय से जानने लगा हूं। मैं ये कह सकता हूं, आप मनसा वाचा कर्मणा इस जिंदगी को जीना चाहते हैं और इसी जिंदगी को दूसरों के अंदर इन्फ्यूज भी कर रहे हैं। आप अपने गंतव्य और मंतव्य में सफल हों और आने वाले कल में हम सब मिलकर उस पंचनद को भी प्राप्त करेंगे जो आज पंचनद अधूरा हो गया। इसको भी खंडित नहीं अखंड करेंगे। इस विश्वास के साथ हमारा कैलाश मानसरोवर भी आएगा और हिमालय भी आतंकवादी और विस्तारवादी शक्तियों से संरक्षित होगा और देश पुनः उस दौर चलेगा जब सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाता था। हम उससे आगे जा सकते हैं, ऐसा भी कीर्तिमान बना सकते हैं। जो आज तक प्राप्त किया था हम उसे आगे प्राप्त करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत 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 बधाई और शुभकामनाएं हैं। जय तु भारत, जय तु विश्व, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब के उद्बोधन से हम सब ऊर्जावान हुए हैं और कुछ प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न भाई साहब जसबीर जी का है। जसबीर सिंह भारत जी पूछ रहे, भारत देश का कोरोना काल के दौरान बेरोजगारी ऐसा है, एक बात ध्यान में रखिए, गलत दिशा में जाएंगे तो पछतावा होगा। पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी का दौर मानव जाति में है। केवल भारत ही नहीं है, पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर में। तो भी भारत ने भूख से किसी की मौत नहीं होने दी। इस जीवन मूल्य को इस आर्थिक मंदी के दौर में स्थापित किया। तीसरी बात, इस देश के अंदर इस आर्थिक मंदी के दौर में भगवान ने मुझे और आपको एक सहज सरल, जिसके अंदर मिलावट नहीं है, करप्शन नहीं है, क्राइम नहीं है, लूटना खसोटना नहीं है, एक अच्छी जिंदगी जीने का ट्रेनिंग भी दिया है। और मैं जहां भी मिलता था अपने मित्रों से जो करोड़पति अरबपति थे या सामान्य घरों के थे, मैंने कहा इस समय सारा विश्व कमाने से मुक्त है और हर घर की बचत ही उसकी कमाई है। इसलिए 2-3 महीने इस आर्थिक मंदी के दौर को विश्व को भी सहना होगा और भारत को भी सहना होगा। मैं इतना पक्का कह सकता हूं, इस सब के बावजूद भी किसी का घर नहीं बिका है, किसी का वाहन नहीं बिका है, किसी का कोई और सोना चांदी नहीं बिका है, सब कायम है। और जिसके पास न्यूनतम है वो भी कायम है, अधिकतम है वो भी कायम। और आर्थिक मंदी का दौर, इसमें से निकलने के लिए एक छटपटाहट पूरे विश्व में है, भारत में भी है। और इसलिए आर्थिक मंदी के दौर से 3-4-6 महीने साल बाद भारत तेज गति से उभरेगा, क्योंकि भारत ने एक श्रेष्ठ मानवीय जीवन मूल्यों के मार्ग को चुना है। हम सब मिलकर एक बात को समाज जीवन में सुनिश्चित करें कि क्या हम उस गरीब का सम्मान करेंगे। मेरे से पूछा था, इस देश की इम्यूनिटी पावर आम जन की सर्वाधिक मजबूत विश्व में क्यों है। मैंने 5 बातें कही थी। पहली बात कही थी, इस देश का गरीब जो है वह भगवान का मैनेजमेंट नहीं करता है, वह भगवान पर विश्वास करता है। इसलिए फियर फ्रॉम गॉड यह उच्च वर्णीय और वेस्ट का और लेफ्ट का स्लोगन है।
फेथ ऑन गॉड भारत के जनमानस का संकल्प है। इसलिए वो विश्वास करता है, वो पंडित जी कहें इतना चढ़ा दो, इतना चढ़ा दो, इतना सोना चढ़ा दो, इतने लड्डू बांट दो, ये मैनेजमेंट ऑफ गॉड है, ये फेथ ऑन गॉड नहीं है। ये बात समझकर चलना चाहिए। दूसरा मैंने कहा था कि हर आदमी 5, 7, 8 चीजों से खाता होगा, परंतु हमारा गरीब एक दो रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी दाल से खाता है और इसमें फुल्ली सेटिस्फाइड है, वह अनसेटिस्फाइड नहीं है। ये सेकंड रीजन है, उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत। थर्ड, मैं और आपको छोटा सा भी इंसल्ट हो जाए, अनदेखा हो जाए, तो वी लॉस्ट आवर टेम्परामेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड हार्ट। हम सब बेचैन हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, तुरंत हमारी इम्यूनिटी डेड होने लगती है, कमजोर होती है। ये हमारे देश का गरीब दिन में 4 बार और 40 बार इंसल्ट सहता है, अपमान सहता है, हिंसा सहता है, पर ये अपने टेम्परामेंट को कभी लूज नहीं करता है। उसकी सहन शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, जिसको दुनिया ने सीखना चाहिए, भारत ने भी सीखना चाहिए। चौथी बात है कि वह और श्रम से काम करता है, श्रम से कमाता है, इसलिए बहुत अद्वितीय है। उसकी उमंगे करप्शन आधारित विकास की नहीं है, ऑनेस्टी आधारित, श्रम आधारित विकास की है। इसलिए दुनिया में इस भारत के 80% समाज की यूनिटी स्ट्रेंथ दी बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और कहीं पर भी किसी भी गरीब का जाति से है कि धन से है, कभी शोषण नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे, उसको सम्मान देंगे। भारत इस क्राइसिस में से निकला है और दुनिया से अधिक अच्छे से निकल जाएगा। एक बात मैं जरूर कहूंगा आपको, जो मैंने कुछ दिनों पहले कहनी शुरू की है, अब दुनिया ने जीडीपी के स्टैंडर्ड्स को रिवाइव करना चाहिए। जो कुछ है वो यथार्थ है कि एक बड़ा झूठ है, और इसलिए जीडीपी खत्म करके ग्रॉस हैप्पीनेस के नए मापदंड स्थापित करके दुनिया को अपनी यात्रा कोविड-19 के मानव जाति के हमले का बदल देनी चाहिए। आप देखेंगे ग्रॉस डेवलपमेंट ये आर्थिक आधार है, ग्रॉस हैप्पीनेस यह उसका धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक सब प्रकार का टोटल सब हो सकता है। 5 लाख कमाने वाला हैप्पी जिंदगी ना जी रहा हो और 5,000 जाने वाला बड़ी मस्त जिंदगी जीता हो। इसलिए मेन चीज है हैप्पीनेस, नॉट द डेवलपमेंट। इसलिए आज चाहिए, इस पर भी आप चिंतन करिए, लिखिए कि अब दुनिया ने कोविड-19 के बाद मानव और मानव जाति के संरक्षण के लिए एक नए सिस्टम को जन्म देना चाहिए, विच इज नॉट गोइंग विद द ग्रॉस डेवलपमेंट। जीडीपी से नहीं चलता, ग्रॉस हैप्पीनेस से चलता है। और इसलिए उसके कौन कौन से चिन्ह बनते हैं, मार्गदर्शक तत्व बनते हैं, कौन से आधार बनते हैं, इसलिए मैं आज पंचनद शोध को इस बात के लिए जरूर आग्रह करूंगा, नॉट जीडीपी बट ग्रॉस हैप्पीनेस का मॉडल ये कैसा हो ताकि विश्व भ्रष्टाचार से और अनैतिकता से, अराजकता से, डिसऑनेस्टी, बेईमानी से और मिलावट से बचे। और ग्रॉस हैप्पीनेस यह सब उसके दुश्मन है, ग्रॉस डेवलपमेंट उनका मित्र है। भ्रष्टाचार, अपराध, मिलावट, बेईमानी, शोषण यह ग्रॉस डेवलपमेंट के दोस्त हैं, और ग्रॉस हैप्पीनेस के दोस्त जो हैं ये सब ना बने थे ना बन सकते हैं। इसलिए एक्सेप्ट द चैलेंज एंड गो अहेड विद दिस, नॉट जीडीपी बट ग्रॉस हैप्पीनेस के एक नए मॉडल को रखने के लिए पहल आप करिए, फिर दुनिया की अनेक संस्थाएं आपके पीछे पीछे दौड़ेंगी। तो यू लेड द नेशन एंड यू लेड द वर्ल्ड फॉर ए न्यू थिंग विच इज द रियल थिंग।
हाँ जी। एक आपसे एक अनुरोध है, थोड़ा अरुणाचल प्रदेश पे थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि अभी जो चाइना का अरुणाचल पे बॉर्डर में टूटिंग में चुका और अनैनी में जो उन्होंने बॉर्डर पे चाइना ने अपने फोर्सेस दिया है, तो जो भारत में ऐसा एक लोगों पे एक गलत फहमी है कि अरुणाचल तो चाइना के कब्जे में है या चाइना हथिया लेगा। ऐसा है कि जितने अकल के टोटे के लोग हैं उनके दिमाग पर ये असर हो सकता है। जनमानस में मैं आप सबसे बहुत अधिक लोगों से मिलता हूँ और बहुत वैरायटी से मिलता हूँ, किसी को ये नहीं है। परंतु चीन ने प्रारंभ से इस बात को अधिकृत रूप से कहा है कि अरुणाचल उसका है। अगर उसका होता तो उसके कब्जे में होता, इसका मतलब उसके कब्जे में नहीं। दूसरी बात, अरुणाचल भारत का प्रदेश है, उसमें लोकतांत्रिक पद्धति से चुने हुए सांसद विधायक सरकार है, हमारा सबका आवागमन मुक्त है उसका, इस बात को समझना चाहिए। तीसरी बात, भारत ने समय समय पर और इस 6-7 साल की सरकार ने इस बात के उदाहरण दर उदाहरण पेश किए, जब टू नो द रियलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चाइनीज मॉडल को अध्ययन करने के लिए 84 ब्यूरोक्रेट्स का एक दल चीन जाने वाला था। उसमें अरुणाचल के एक आईएएस थे। चीन ने उसको कहा कि इसमें इस अरुणाचल के आदमी को कोई वीजा की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे देश का हिस्सा है, और इसलिए गए। भारत ने तत्काल वह और टू स्टडी द डेवलपमेंट व्हाट इज द रियलिटी वो उसका कैंसल कर दिया था। यह हम सब ने जाना पड़ा है। फिर इसके बाद जब भारत में, तो चीन ने दबाव डाला कि भारत का प्रेसिडेंट वहीं नहीं जाना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर नहीं जाना चाहिए। मनमोहन सिंह तक तो उन्होंने इस आज्ञा का पालन किया, परंतु भारत के वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष और वर्तमान प्रधानमंत्री वहां गए। चीन ने रिएक्शन दिए, भारत डजंट केयर। चीन ने फिर कहा कि दलाई लामा को अगर तवांग जाने की इजाजत होगी यह चीन का अपमान होगा। भारत ने पूज्य दलाई लामा जी को तवांग जाने दिया, उनका धूमधाम से सम्मान हुआ। उसी समय भारत ने 38,000 करोड़ का एक डेवलपमेंट प्लान ऑफ द बॉर्डर बनाया, और इसलिए भारत ने उस सारी सीमा पर उसको कर लिया है। इसलिए जो चीन अरुणाचल को क्लेम करता है वह अरुणाचल की सीमाओं के साथ जरूर है तिब्बत हड़पने के बाद, परंतु वह अरुणाचल की सीमाओं पर छेड़छाड़ भी करता है, और इसके साथ भी वह अरुणाचल की सीमा पर लगातार मार भी खाता जा रहा है। मैं 2 साल पहले सिक्किम और अरुणाचल की सीमाओं पर प्रवास करने के लिए गया था। दृश्यों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए इस बात को समझना, जानना और जनता में बताना। लाल किले की प्राचीर से जो एक विचित्र घोषणा हुई है उसको स्मरण करिए। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पूरी सीमा पर, जमीनी सीमा और समुद्री सीमा पर 1 लाख युवक और युवतियों की एनसीसी में भर्ती करेंगे। उसी लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा जमीन की सीमा की इस भर्ती को आर्मी ट्रेंड करेगी, समुद्री सीमा पर इसको नेवी ट्रेंड करेगी। इस वाक्य के अंदर इतनी चीजें छुपी हुई हैं, जो पढ़ ले वो पढ़ा लिखा, या ना पढ़े श्रद्धांजलि इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो जीवित है। इसलिए ये था कि एक ही स्ट्रोक में पूरे और सीमांत क्षेत्र के 1 लाख युवक और युवतियों को रोजगार युक्त करना, और रोजगार युक्त ही नहीं करना, उनको जॉब देने के साथ साथ पलायन ना करें इसकी संपूर्ण गारंटी बनाना। शायद पूरी सीमा पर इतने लड़के और लड़कियां बेरोजगार संख्या नहीं मिल पाएगी, इसलिए और पास की भी कुछ गांव से भर्ती हो जाएगी। इसलिए कई चीजें
प्रधानमंत्री ने कही, उसमें मैंने अरुणाचल से और सीमा से संदर्भ में बात कही कि पूरी तरह से पलायन रुक जाए, पूरी तरह से रोजगार मिल जाए, युवा शक्ति जो है नेशन फर्स्ट नेशन लास्ट को समर्पित हो जाए, युवा शक्ति उसके लिए वेल ट्रेंड हो जाए, जो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है वो हो जाए। इसका एक ब्लूप्रिंट 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कोविड-19 के बीच में बिल्कुल सार्वजनिक रूप से उन्होंने संबोधित किया था। तो ये है, चीन क्लेम करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो एक बात हमने करनी चाहिए एग्रेसिवली, और वो ये कि अब समय आ गया है सोशल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, थॉट प्रोवोकिंग विचार लिखने में हमने कहना चाहिए कि दुनिया के हर देश ने और यूएनओ ने ताइवान को, हांगकांग को और तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार करके यूएनओ को सदस्यता देनी चाहिए। यह इतना बड़ा ब्लो होगा जिसके कारण चीन को कई जन्मों तक, अगले कई सौ साल तक चीन की चीनी दीवार में सिमट कर रहना जरूरी हो जाएगा। इसलिए इस बात को लिखिए, बोलिए और पढ़िए भी तो अच्छा होगा। बाकी अरुणाचल फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। पंडित नेहरू ने तो ये कह दिया था, माई हार्ट गोज विद द पीपल ऑफ असम एंड अरुणाचल, कि ये अब भारत से कटने की तरफ चले गए हैं। परंतु अब अरुणाचल के अंदर फुल फ्लो ऑफ कॉन्फिडेंस है कि टिकेंगे, वही रहेंगे और सीमा के इंच इंच की रक्षा करेंगे। और इसलिए सड़कों का इतना बड़ा जाल है, बिजली का जाल है, पानी का जाल है, और एक स्ट्रोक में और पूरी सीमा के 1 लाख युवक और युवतियों को विद इन नो टाइम प्रशिक्षित करना, विश्वास भरना, रोजगार देना और नेशन फर्स्ट और नेशन लास्ट इन वन स्ट्रोक कर देना, इसकी एक अद्भुत योजना को भी हमने सुना है। चीन क्लेम कर रहा है, तो हमें और आपको किसने कहा है कि हम ये क्लेम नहीं करें कि लहासा, ताइवान और इनको तुम आज़ादी दो, तुमने शर्मनाक बनकर इसका है। मैंने प्रारंभ में कहा था, पाकिस्तान ने और चीन के बढ़ते वर्चस्व ने कभी वन भारत स्वीकार ही नहीं किया। हमें भी वन पाकिस्तान और वन चाइना स्वीकार करना, इसकी मूर्खता से और अपराध से निकल जाना चाहिए। भाई साहब, पार्थ सारथी थपलियाल जी का प्रश्न है, क्या यह संभव है कि जिन लोगों ने अपना धर्म बदला था उन्हें पुनः मूल धर्म में सम्मानजनक स्थान दिलाया जा सकता है? मैंने संकेत तो कर दिया था, फिर भी उन्होंने प्रश्न पूछा है। प्रश्न अगर वो पूछते कि आपने जो मुसलमान और ईसाइयों में जड़ों से जुड़ो, इस मूवमेंट में हम क्या योगदान करें, तो मुझे लगता है थपलियाल जी मोर इंटेलेक्चुअल नजर आते। जी मैं चाहूंगा, बिल्कुल चाहूंगा। बस 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 मिल गया उत्तर। और उनका चेहरा बहुत मुस्कुराने लगा, घबराइए नहीं, उनको मिल गया उत्तर और बाकियों को भी मिल गया है। और इसलिए आप में से जो जो इस प्रकल्प में काम करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। नहीं, मैं इस काम में काम पर हूँ। मैं सनातन संस्कृति सम्मान अभियान के लिए काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बजाय कि देश में जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम और ऐसा है मैंने लगाने के लिए वापस उनका ससम्मान, जैसे कि फैजल खान जो गाय संरक्षण के लिए काम करता है, अगर वो आदमी वास्तव में ठीक काम कर रहा है तो ऐसे लोगों को भी जोड़ना चाहिए। ऐसा है कि ये सब लोग तैयार हुए हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की मूवमेंट में, और ये एक नहीं है, ऐसे बहुत बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं, आपको बधाई है। और जो आपसे नहीं हो पा रहा, ना देख पा रहे हैं, ना जान पा रहे हैं, उन सब के लिए मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अमरदीप जी का प्रश्न है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल कब तक आने की संभावना है? जब आ जाएगा तो मान लेना आ गया है। ऐसा है कि कभी कभी अजीब होता है,
मेरी चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता थी जब भगवा हिंदू आतंकवाद का आरोप लगाकर भारत सरकार 2006 से लगी और 13 तक मुझे जेल में डालने के लिए और अपराधी सिद्ध करने में लगी रही। बेचारी चली गई, इसलिए मेरी पूरी सहानुभूति है उस सरकार के साथ, और हमें कुछ नहीं कर सकी। अथर्व जी तो का ऐसा है, इसलिए उसमें से जो बताता हूँ, तो उन दिनों में और बीजेपी एनडीए से प्रधानमंत्री कौन होगा, और एक पावरफुल नाम की तरह नरेंद्र भाई का नाम उछलने लगा। तो 12 दिसंबर में ये थी, 13 बचा था और 14 में चुनाव था। तो सब पत्रकारों ने मुझे पूछा नरेंद्र मोदी के बारे में संघ की राय क्या है। तो बाकियों ने पूछा, मैंने कहा भाई बीए की क्लास में और एमफिल का सवाल नहीं पूछा करते, बीए की क्लास में बीए का सवाल पूछो, एमए में एमए का पूछो, एमफिल में एमफिल का पूछो। तो फिर मैंने एक कहानी सुनाई कि मैंने कहा यहीं बैठा हुआ हमारा एक मित्र है, ये अपने एक दोस्त के घर 12-13 साल बाद गया। तो पति पत्नी में बहस हो रही थी, बेटे को क्या बनाना है, इंजीनियर, डॉक्टर, या ये कॉमर्स की जो एमबीए सीए इस तरह की चीजें हैं, या कंप्यूटर साइंस। तो बहस थी। बहस में एक आदत होती है, अड़ता है आदमी, संवाद कम करता है। इसलिए शास्त्रार्थ को जो वाद विवाद कहते हैं वो गलत अनुवाद करते हैं। शास्त्रार्थ का अर्थ था सत्य को तथ्य तर्कपूर्ण ढंग पर संवाद करना। वाद विवाद ये अंग्रेज ने हिंदी अनुवाद किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण। शास्त्रार्थ वाद विवाद नहीं है, शास्त्रार्थ सत्य की अनुभूति के लिए संवाद का मार्ग। यही कहना मानना चाहिए तो बड़ा भला होगा, नहीं होगा तो देर में भला होगा। तो इसलिए तो फिर उसने कहा, भाभी मैं तो चाय पीने आया था, आप 15 मिनट हो गए लड़े ही जा रहे हैं। तो खैर चाय वाय आई। हमने कहा आपने भी मत दिया, आपने भी मत दिया, जरा बच्चे से तो पूछ लिया जाए वो क्या बनना चाहता है। तो दोनों ने बड़े सहज सरल कहा कि अभी डॉक्टरों ने बताया है 6 महीने बाद वो पैदा होगा। तो कभी कभी हम इसी तरह के संवाद करते हैं कि कब तक होगा। अब मैंने कहा कि इतने असंभव संभव हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे असंभव संभव होंगे, प्रयत्न करते जाओ, द डे विल कम। इसलिए कोई पूछ ले मेरे और आपसे गलती से कि आप नाना या दादा कब बनेंगे, तो बता सकते? नहीं बता सकते। फिर पूछ ले आप मरेंगे कब, ऐसा दुसाहसी आदमी हो तो क्या बताओ? नहीं बता सकते। कुछ चीजें होती हैं जिनका समय ही सर्वोत्तम उत्तर होता है, और समय हमसे ये चाहता है कि आप ये बताओ इस काम को सिरे चढ़ाने के लिए आप कितना कर्म करेंगे, कितना समय लगाएंगे, उसके लिए कितनी ऊर्जा लगाएंगे। प्रश्न ये करिए कि देश के अंदर, मैंने संकेत आपके प्रश्न के उत्तर में दे दिया था, नाउ नेशन विल मार्च, वन नेशन वन पीपल वन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए उसमें से आपको ध्यान आ जाना चाहिए था। ऐसे 7-8 प्रश्न जो हैं, कॉमन सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण, भाई साहब ने एक श्लोक में उत्तर दे दिया है उसका। इसमें हमें ये ढूंढना है कि आप ये पूछते कि जनसंख्या नियंत्रण हो, इसके लिए पंचनद शोध क्या करे और मैं क्या करूं। तो इट इज ए बेस्ट क्वेश्चन और इट हैज ए डेफिनेट आंसर। आपका क्वेश्चन मैं ये तो नहीं कहूँगा बेस्ट नहीं है, पर बेस्ट है ये भी नहीं कहूँगा। तो इसलिए आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ कि मैं इस चीज को करने के लिए क्या और करूं, और ज्यादा से ज्यादा करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जुटाऊं, ताकि इस समस्या के समाधान में हमारा सार्थक प्रयत्न देश में बढ़ता चला जाए। तो आई होप सो आप इशारे में समझने वाले बात है। मैंने जरा इशारा भी खुले से कर दिया है, तो इसलिए इट मस्ट बी योर क्वेश्चन और इट हैज ए डेफिनेट आंसर, बट यू पुट दैट क्वेश्चन विच हैज नो आंसर, क्योंकि समय
ये ईश्वर का भक्त है, मेरे और आपका तो स्वामी है। तो समय मेरे और आपका स्वामी है, ईश्वर का भक्त है। ईश्वर बता सकता है कि क्या होगा, परंतु राम भी राज तिलक के लिए तैयार हो गए थे। उनको क्या मालूम था कि रात को ही वनवास हो जाए। तो इसलिए हु सेस, इसलिए अयोध्या में और सीतामढ़ी में जब लोग राम की और सीता की पूजा करने जाते हैं, सारी पूजा करेंगे, खूब चढ़ाएंगे, और अंत में एक अपील पक्के करेंगे, प्रभु बेटा तुम्हारे जैसा हो, मैया बिटिया तुम्हारे जैसी हो, पर तुम्हारे ग्रह नक्षत्र नहीं होने चाहिए, नहीं तो वनवासी भुगतते रहेंगे। और इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर इस तरह के होते हैं। चलिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात को अरुण जी से हमारी जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर बहुत लंबी डिस्कशन हुई है और जल्दी ही पंचनद की सीरीज इस पे होगी। मैं माननीय अरुण जी से आग्रह करूंगा, कृपया अध्यक्ष भाषण के लिए आए। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे खाली लेडीज लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी जा सकता है। सबसे पहले मैं माननीय क्षत्रिय डॉक्टर इंद्र कुमार अनरेश जी का धन्यवादी हूँ, जिन्होंने आज हमारा मार्गदर्शन किया। राष्ट्र को समर्पित दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सीमा पे रक्षा करते हैं और एक जो राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व सारा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। माननीय इंद्रेश जी जैसे कर्मठ व्यक्ति, जिन्होंने सारा अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है, और ये ऐसे हमारे देश के सिपाही हैं जिनका मैं समझता हूँ रिटायरमेंट की कोई अवधि नहीं है, और दतीची जैसे अपना A to Z सारा राष्ट्र को समर्पित किया है। आज उन्होंने जिस सुंदर ढंग से हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे जिज्ञासा जो है उनको दूर की कि ये जो आज आत्मनिर्भर भारत और आत्म समर्थ भारत है, ये विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया पर चल रहा है, उसमें किस प्रकार राष्ट्रीय संगठनों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे उसमें स्वदेशी जागरण मंच है, भारत तिब्बत सहयोग मंच है, जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र है, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, या पंचनद अध्ययन केंद्र। ये सभी एक नैरेटिव बनाने में, लोगों को एक दिशा और दशा बनाने में कितना योगदान इन्होंने दिया है, और तभी ये सब संभव जो है होना, हम समझते हैं कि वास्तविक रूप में आ रहा है। आज हम देखते हैं कि कैसे आत्मसमर्थ भारत है, सारी दुनिया इसकी तरफ देख रही है। अमेरिका में इलेक्शन होता है तो राष्ट्रपति के कैंडिडेट के लिए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों भारत के तरफ देख रहे हैं। मुस्लिम देश जो है, जिसका पाकिस्तान कल तक एक प्रमुख था, वो एक किनारे पे हो गया है, और 6 मुस्लिम देश जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मानित कर रहे हैं। ये एक जो परिवर्तन है, ये हमें सामने नजर आ रहा है, और माननीय इंद्रेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम आज उस समय और काल में जी रहे हैं जब ये चीजें असंभव जो है संभव होनी दिखाई दे रही हैं। भारत एक बार फिर विश्व गुरु होने की तरफ प्रयासरत है, और उसमें जैसा इन्होंने मार्गदर्शन दिया है कि हमें सभी को, पंचनद शोध संस्थान के सदस्यों को ये सोचना होगा कि हम उस दिशा में कैसे योगदान दे सकते हैं। सो मैं आज माननीय इंद्रेश जी के इस जो उन्होंने उद्बोधन दिया है,
उसको एक मार्गदर्शन के रूप में लेता हूं पंचरत्न के, और विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जितने भी अध्ययन केंद्र हैं आज लगभग 27 के करीब, वो निश्चित रूप से इसमें योगदान देने के लिए और बुद्धिजीवी वर्ग जो है एक उपयुक्त नैरेटिव बनाने के दिशा में पूर्ण सहयोग करेगा, जैसा वे करता रहा है। आगे जो हमारे प्रश्न हैं उनका जवाब इसी में ही है कि हम उसके बारे में कितना योगदान देते हैं। और इसके साथ ही मैं आज पटियाला अध्ययन केंद्र के बहुत ही आभारी हूं, विशेषकर डॉक्टर एन.के. शर्मा जी, दक्ष खन्ना जी, डॉक्टर और गुप्ता जी, राजेंद्र जी और हमारे भाई मनदीप अग्रवाल जी का, जिन्होंने हमें ये एक बहुत ही बढ़िया आज अवसर दिया। हम सौभाग्यशाली हैं, सभी लोग आभारी हैं पंचरत्न अध्ययन केंद्र के कि उन्होंने माननीय श्रद्धेय श्री इंद्रेश जी का समय लेके हमें भी ये एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी के साथ मैं माननीय इंद्रेश जी का संपूर्ण पंचरत्न परिवार की तरफ से आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद।